हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो हमारा थ्योरी वाला चैप्टर्स चल रहा था, इसका ये वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम थर्ड चैप्टर कवर करेंगे, अकाउंट्स क्लास 11th का। हर वीडियो में मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको कि जो भी आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा 11th में, उसमें 14 से 15 मार्क्स आपका थ्योरी पूछा जाएगा। तो थ्योरी सब जो भी चैप्टर्स हैं उसको इजी मत लीजिएगा, ठीक है? तो बढ़िया से उसको याद करके जाइए। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो बात कर रहा है थ्योरी बेस। किस चीज का बात कर रहा है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको शॉर्ट में इंडेस बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शॉर्ट में एएस भी बोलते हैं, ठीक है? देखिए, जो हमने चैप्टर नंबर 1 किया था उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला था कि इस अकाउंट्स आर्ट और साइंस, जिसमें हमने बोला था अकाउंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है? उसमें क्या किया था, पहले आर्ट्स डिफाइन किया था उसमें, फिर बता दिया था हमने कि उसका कुछ फीचर अकाउंट्स के अंदर है, हेंस इट इज आर्ट। सिमिलरली हमने बोला था कि साइंस को डिफाइन कर दिया था, फिर उसी हिसाब से दिखा दिया था हमने कि अकाउंट्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेस पे हम अकाउंट्स बनाते हैं, इसीलिए वो साइंस भी है। तो ये उन्हीं प्रिंसिपल्स का बात होगा यहाँ पे, ठीक है? उन्हीं प्रिंसिपल्स का बात यहाँ पे होगा हमारा, ठीक है? यानी क्या थ्योरी बेस होता है, यानी जो हम अकाउंट्स बनाते हैं उसमें क्या उसका बेस होता है, ठीक है? वो यहाँ पे हम बात करेंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस क्या होता है ये भी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो 2-4 टर्म्स आएगा, बोल रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, concepts, conventions commonly known as general accepted या generally accepted principles of gaps are the basic rules। यानी सभी को इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पे लिखा हो सकता है आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कहीं पे लिखा हुआ हो सकता है कंसेप्ट्स, कहीं पे कन्वेंशंस, ठीक है? इन सभी को हम क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप्स। तो गैप्स क्या होता है? चाहे आपको एग्जाम में तो वैसे रेयरली ही पूछ सकता है ये कि गैप का डिफाइन करिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या, कन्वेंशन क्या, कंसेप्ट क्या, ये तो रेयरली पूछेगा। बाकी कोई भी पूछे, चाहे वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछे, कंसेप्ट पूछे, कन्वेंशन पूछे या गैप पूछे, आपको क्या बोलना है? दिस आर द बेसिक रूल्स। क्या है ये? These are the basic rules that define the parameters and constraint within which accounting operates। ये वो रूल्स है, ये वो पैरामीटर्स है, ये वो बाउंड्रीज है जिनके अंदर अकाउंटिंग किया जाता है, ठीक है? दिस प्रिंसिपल्स आर द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमें अकाउंट्स बनाना होता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। और इन्हीं के बेसिस पे हमारा क्या बनता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अकाउंट्स में बनाते हैं वो इन्हीं के बेस पे बनता है। इन अदर वर्ड्स, दे आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या होते हैं? वो गाइडलाइंस होते हैं, यानी रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि कैसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। अब बात आता है कि इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है वो कौन है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि शॉर्ट में आईसीआई, हैज इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी आईसीआई ने इशू किया क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड to standardize the accounting practices and adopted to prepare the financial statement। यहाँ पे क्या बोल रहे? देखिए, जो भी काम हो उसमें सिमिलैरिटी लाने के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाया जाता है। तो अकाउंट्स में सभी लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको अकाउंट्स बनाना है, तो अकाउंट्स स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में बनाए। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने क्या बनाया हुआ? स्टैंडर्ड्स, या सीधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। क्या बनाया उन्होंने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? क्यों? ताकि के स्टैंडर्डाइजेशन आ सके, ठीक है? इनिशियली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वेर रिकमेंडेड बाय बट वेर ग्रेजुअली मेड मैंडेटरी। यानी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था? स्टार्टिंग में उसको रिकमेंडेड किया गया, यानी ऑप्शन था कि आपको फॉलो करना है कर सकते हैं, नहीं करना मत करिए।
लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे उनको क्या कर दिया गया, मैंडेटरी यानी कंपलसरी कर दिया। प्रेजेंटली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय आईसीएआई एप्लीकेबल ऑन नॉन कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस फॉर्म। ठीक है, आज के डेट में देखिए नॉन कॉर्पोरेट कहने का मतलब कि फर्म हो गया, अकाउंट पार्टनरशिप फर्म हो गया या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गया। ठीक है, बोला कि प्रेजेंटली जो भी हमारा आईसीआई, जो भी आईसीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है वो अल्टीमेटली किस पे एप्लीकेबल होता है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे। ठीक है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई अंडर कंपनीज एक्ट इतना एप्लीकेबल एंड मैंडेटरी ऑन कंपनी। अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंपनी पे एप्लीकेबल कराना तो उसके लिए क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नोटिफाइड अंडर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल ऑन एंड मैंडेटरी फॉर कंपनी। यानी कि चाहे मेरा प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, इस केस में सीधे आईसीआई ने अगर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया वो उन पे एप्लीकेबल हो जाए। लेकिन कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उस आपको मतलब नहीं, मतलब उसके लिए नोटिफिकेशन डालना पड़ेगा एज पर कंपनी एक्ट 2013। गवर्नमेंट डालेगी कि हाँ आज से ये एप्लीकेबल हो गया कंपनीज पे। ठीक है, चलिए वही अब चाहे किसी भी नाम से बोले, चाहे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन, कंसेप्ट, गैप, इन सभी में डेफिनेशन सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बात कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, ये वो रूल्स रेगुलेशन है जो कि थ्रू आउट द ग्लोब अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। ठीक है, बाकी हम 100% सब कुछ नई रीडिंग डालने वाले, जो काम का है वही हम पढ़ने वाले। ठीक है, अच्छा, दिस प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। यहाँ पे आपको उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसे इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन का, बाकी जरूरी नहीं है, उसका पता कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या, अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक assumptions और फंडामेंटल प्रोपोजिशन विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। यानी जो कंसेप्ट्स हैं हमारे वो फंडामेंटल है, यानी ये तो बेसिक है। ठीक है, ये क्या है, फंडामेंटल है। अब फंडामेंटल के अलावा जो भी होगा वो अकाउंटिंग कन्वेंशन है। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग practices or principles being followed by the enterprises over the period of time। और जो हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो डे बाय डे जैसे जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है वैसे वैसे प्रिंसिपल्स बनते हैं, उन प्रिंसिपल्स को हम कन्वेंशंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए जब भी स्टार्टिंग में कभी प्रिंसिपल बना होगा तो कुछ तो स्टार्ट हुआ होगा जिनको हम फंडामेंटल प्रोपोजिशंस बोलेंगे, फंडामेंटल फंडामेंटल रीजंस बोल सकते हैं। उस टाइम जो भी प्रिंसिपल्स थे उनको हमने क्या बोल दिया, अकाउंटिंग कंसेप्ट, यानी रीढ़ है ये उन प्रिंसिपल्स के रीढ़ है। ठीक है, जो स्टार्टिंग से ही चले हुए आ रहे हैं। अब बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हुआ, फिर हमने कुछ प्रिंसिपल्स रूल रेगुलेशन बना, उनको हमने अकाउंटिंग कन्वेंशन बोल दिया। ठीक है, बाकी इनमें डिफरेंशिएशन आपको नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फीचर क्या है पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, शॉर्ट भी होगा डिटेल भी होगा। बाकी इस चैप्टर से आप इजीली 4 to 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज फोकस करिएगा। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या हमारा फीचर है, पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। ये भगवान नहीं बनाते हैं, ये लोग ही बनाते हैं। ठीक है, अच्छा लोग बना रहे हैं यानी कि फ्लेक्सिबल है, फिर यानी अगर आगे चल के सिचुएशन चेंज हुआ तो हम इन प्रिंसिपल्स को भी चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड वर्ड का मतलब होता है यानी जनरली सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं प्रिंसिपल। कोई भी चीज रूल रेगुलेशन होता है, इसका मतलब क्या, पहले एक आदमी ने कुछ चीज डिस्कवर किया, उसने फॉलो किया, अच्छा लगा, दो चार और फॉलो करेंगे, फिर धीरे धीरे सब लोग फॉलो करने लगते हैं, वही मेरा प्रिंसिपल बन जाता है। तो कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो जनरली एक्सेप्टेड होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिस एंड गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग एंड आर जनरली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये बेस है और गाइडलाइन है किस चीज का, अकाउंटिंग के लिए, और ये जनरली सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। द जनरल acceptance of accounting principle usually depends on the meeting 3 criteria। 3 क्रिटेरिया अगर वो फुलफिल हो रहा है तो वो सभी लोग नॉर्मली मान लेते हैं। पहला है हमारा रेलिवेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेलिवेंस, यानी उसके थ्रू जो हमारा रेलिवेंट डेटा होना चाहिए वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू रिवील होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑब्जेक्टिव इफ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस। यानी कोई भी ऐसा प्रिंसिपल जो कि ये एश्योर कर रहा है कि उसके थ्रू ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहेगा, यानी
कोई अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। यानी लोग उस पर रिलायंस डाल सकते हैं, ठीक है, मतलब उस पर फेथ कर सकते हैं। तीसरा हमारा फिजिबल, फिजिबल यानी रियल में वो पॉसिबल हो, ठीक है। अब है नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जरूरत क्यों पड़ा? ऑलरेडी हमने बात किया है क्यों पड़ा, यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या इंश्योर करता है? यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि एक जब हमारा रूल रेगुलेशन होगा तो सभी सेम ही चीज फॉलो करेंगे। सपोज करिए जैसे इंडिया में किस साइड से चलते हैं? राइट साइड चलते हैं रोड पे, ठीक है। तो अब ये रूल बना हुआ है, ठीक है, सभी लोग अब राइट से ही चलते हैं। अगर रूल नहीं होता तो सेम साइड ही कोई राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो रूल से क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी आता है, ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी के थ्रू फिर हम कंपेरिजन पॉसिबल होता है, फिर बढ़िया से सब कुछ सब में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कंसेप्ट। तो अभी ऊपर हमने बात किया क्या? अकाउंटिंग कंसेप्ट से। क्या बात किया हमने? अकाउंटिंग कंसेप्ट। इसमें हमने बात किया फंडामेंटल प्रोपोजिशन। तो जो हमारा फंडामेंटल एजम्पशंस और कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारा 3 फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहीं पे मैं बात कर लेता हूं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर हमारे पास कितना आता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर 3 आएगा, इसमें तो बहुत सारे आएंगे, इसमें मेनली 3 आएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है? तो सबसे पहला फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है गोइंग कंसर्न। इसमें क्या हम मानते हैं कि बिजनेस जो है वो चलती ही रहेगी। गोइंग कंसर्न यानी बिजनेस हमारी जो है वो गोइंग कंसर्न है, यानी ना ही मेरा कोई इंटेंशन है, ना ही कोई जरूरत है बिजनेस को बंद करने का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, याद कर लीजिएगा इसमें 2-4 लाइन, ठीक है, आता है क्लियरली एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न एजम्पशन, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा, देखिए ये 3 जो फंडामेंटल में 3 आते हैं वो तो कंफर्म इंपॉर्टेंट है, उसको तो छोड़िएगा भी मत। और बाकी उसमें जो डिस्कस होगा 12-15 के आसपास होगा दूसरा वाले में, तो उसमें मैं 2-3 बता दूंगा, वही बस याद करिएगा, बाकी गो थ्रू ही करिएगा, ठीक है। हाँ तो वो भी सकता है। चलिए, तो गोइंग कंसर्न में क्या? अकॉर्डिंग टू दिस assumption it is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operation significantly। यानी क्या बात हो रहा है? एक सेकंड, यहाँ पे बात हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस assumption it is assumed that business shall continue for foreseeable period, यानी बिजनेस हमारा चलता ही रहेगा। और देयर इज नो इंटेंशन, ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम अपने बिजनेस को बंद करें या उसके ऑपरेशंस को स्केल डाउन करें, यानी उसका बिजनेस थोड़ा सा कट ऑफ करें, ठीक है, ऐसा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट दैट द डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आज के डेट में, वैसे आपको यहाँ पे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जब पूरा पढ़ लेंगे पूरा क्लास 11 तब आप कैपिटल इसको कंपेयर कर पाएंगे। जैसे देखिए, अगर मैं आज बिजनेस चला रहा हूँ, कोशिश करिएगा समझने के लिए, आज है 1 जनवरी 21, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा 31 मार्च 2021 को बनेगा। अब मुझे आज ये लग रहा है कि अब मेरा बिजनेस चलने वाला नहीं है, यानी अब बंद होने वाला है, यानी गोइंग कंसर्न हिट हो गया। गोइंग कंसर्न अब नहीं रहा हमारा बिजनेस, यानी बिजनेस में अब लग रहा है कि बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, यानी गोइंग कंसर्न मेरा पिट गया। इसका मतलब कि अब मुझे क्या बताइए, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा? नहीं। अब जब मैं पूरा ही बिजनेस ही बंद कर रहा हूँ तो जो भी हमारा एसेट है उस एसेट को रियलाइज कर लेंगे, जो भी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डिस्टिंक्शंस क्यों होता है? ताकि कि हम, क्योंकि हमें गोइंग कंसर्न पे चलना है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? कि हमारा बिजनेस चलता ही रहेगा, यानी कहीं पे बंद होने का चांस नहीं है, ठीक है। बाकी ये वाला मेरे हिसाब से कम समझ में आया होगा ये सब आपको। बाकी ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable पीरियड दैट and there is no intention to close the business or scale down its operation, ठीक है। एग्जांपल में आप बस डाल दीजिएगा कि this is the reason why capital expenditure and revenue expenditure is distincted, ठीक है। On the basis of this concept, fixed assets are recorded at their original cost and they are depreciated in the systematic manner over their expected useful life, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। दूसरा है हमारा कंसिस्टेंसी
एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या बोलता है कि एक बार जो भी आप रूल मेथड फॉलो करें, जो भी रूल या प्रैक्टिस आप फॉलो करें, उसको आप कंसिस्टेंटली यूज करेंगे, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं जब कोई आपके पास वैलिड रीजन हो, यानी आपको अगर लगता है कि चेंज करने से और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बढ़िया से प्रेजेंट कर पाएंगे, तब आप चेंज करिएगा, ऐसे ही मत चेंज करिएगा। एक बार जो भी मेथड, फॉर एग्जांपल आगे आप पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन को हम WDV से भी चार्ज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं। तो अगर आपने एक बार चूज कर लिया SLM, तो आप अब कंटिन्यूअसली SLM यूज करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि इस साल SLM, अगले साल दिख रहा है कि प्रॉफिट है मेरे, मुझे WDV फॉलो करने में प्रॉफिट है तो WDV फिर SLM फिर WDV, ऐसा नहीं कर सकते। कंसिस्टेंटली जो भी आप फॉलो करेंगे वो करना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस consistency assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year, ठीक है। यानी ईयर आफ्टर ईयर सेम रूल रेगुलेशन, सेम प्रैक्टिस आप फॉलो करेंगे। अच्छा, द कंसेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड मेक इट कंपेरेबल विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखिए, अगर आप हर साल चेंज करेंगे, मान लीजिए पिछले साल आपने WDP पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया था, इस साल आपने SLM फॉलो किया, तो क्या आप खुद बताइए, आप क्या कंपेयर कर पाएंगे इस साल के डेटा को उस साल? मतलब कंपेयर तो कर लेंगे नंबर्स को, लेकिन एक्चुअली कंपैरिजन नहीं हो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको, अगर आपने जैसे ही WDV से SLM या ऐसा कुछ किया आपने, तो जरूर से जरूर आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। तो लोग विंडो ड्रेसिंग के लिए ये चीज भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, यानी जहां भी प्रॉफिट दिख रहा होगा वो वाला चीज फॉलो कर लिए। अच्छा, कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बायसनेस एंड हेल्प्स इन शोइंग रिजल्ट दैट आर कंपेरेबल, ठीक है। द concept is particularly important when alternative accounting practices are equally acceptable। देखिए, जैसे कि कंसिस्टेंसी तो वहीं पे देखा जाएगा जहां ऑप्शन अवेलेबल है, जहां आपके पास किसी, जैसे कोई भी काम करने के लिए अगर एक ही ऑप्शन है, फिर एक ही मतलब उपाय है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो फिर वहां पे कंसिस्टेंसी क्या है, वही आप फॉलो ही करते रहेंगे जिंदगी भर। लेकिन जहां पे दो चार ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन में जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं WDV भी हो सकता है, SLM पे भी हो सकता है, तो और दोनों ही एक्सेप्टेड है, कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपको वही एक्सेप्ट करना है जो आपको हमेशा, कोई भी एक्सेप्ट कर लीजिए, बट ध्यान ये रखिएगा कि उसको धीरे, हर साल उसी को कंसिस्टेंटली अडॉप्ट किए रहेंगे आप। Under the assumption method, once chosen and applied should be applied consistently year on year। ये भी आप वर्ड अंडरलाइन करते रहो, याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि under this assumption method once chosen and applied should be applied consistently year after year to make the financial statement comparable। The accounting practices may be changed। यही बात जो अभी मैं बोल रहा था, क्या उसको चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि लक्ष्मण रेखा है कि आप उसको लांघ नहीं सकते, चेंज किया जा सकता है। क्या प्रैक्टिसेस में बी चेंज इफ द लॉ, कब, जब लॉ में रिक्वायर्ड हो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई बोल रहा है कि आप चेंज कर लीजिए, रिक्वायर्स दिस, और चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि चेंज करने से मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बढ़िया से रिप्रेजेंटेशन मिल पा रहा है, तो भी आप चेंज कर सकते हैं। थर्ड मेरा जो अकाउंटिंग एजम्पशन है वो कौन सा है, वो है एक्रूअल। क्या है? एक्रूअल एजम्पशन। ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू, ये बोलता है भाई, जैसे मैंने पढ़ाया होगा शायद आपको कि दो बेसिस ऑफ अकाउंट्स होता है, कैश बेसिस, नहीं नेक्स्ट चैप्टर है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो आप फंडामेंटली आप क्या फॉलो करेंगे? एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन क्या बोलता है कि जब भी मेरा कोई ट्रांजैक्शन हो गया उसको आपको इंक्लूड कर लेना, यानी अगर आपने कोई एक्सपेंस कर दिया या इनकम कर दिया, उसी टाइम मान लेंगे उसको। ये नहीं कि आपका सेटलमेंट कब हुआ, यानी कि आप ये नहीं देखेंगे कि आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कैश पे हुआ या रिसीव हुआ या नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। अगर आपने एक्सपेंस कर दिया, पेमेंट नहीं बोल रहे, बस एक्सपेंस इनकर हो गया, क्या हो गया? एक्सपेंस इनकर हो गया, तो आपको कंसीडर कर लेना है, ठीक है। सेम इनकम अगर आपको अर्न हो गया, भले आपको मिला या नहीं मिला, दैट इज इररिलेवेंट, सेटलमेंट से मतलब नहीं है, बस आइदर अर्नड और इनकर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि एक्सपेंसेस पेड, बस सीधे बोल रहे एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो ये बोलता है मेरा एक्रूअल एजम्पशन। अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल एजम्पशन, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, जो भी लिखा होगा, एट द टाइम व्हेन इट इज इंटर्ड इनटू, यानी जब भी मेरा ट्रांजैक्शन
इंटर हो गया उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस, सेटलमेंट का वेट नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। 10 रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, इसमें आगे भी आप कर सकते हैं। 10 रेवेन्यू यानी जो इनकम है इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, व्हेन सेल इज कंप्लीटेड और सर्विस आर रेंडर्ड, यानी कि कोई हम इनकम कब मान लेंगे, जब भी हमने रियलाइज कर लिया, यानी इनकम अर्न करने का, या तो इनकम पैसा मिल गया, नहीं रेदर पैसा मिल गया भी नहीं हुआ, अगर हमने वो काम कर दिया और रेवेन्यू मिलने का मेरा अधिकार हो गया, तो हम उसको सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सपोज करिए एक इनकम है, ठीक है, मैंने एक सेकंड, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आपसे मैं फी ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मार्च से जो 31 मार्च पढ़ाऊंगा मैं, सपोज करिए दो सिचुएशन हो सकता है, अगर मैं 1 मार्च को ही फीस ले लूं तो ये मेरे लिए एडवांस है। बताइए क्या मैं 1 मार्च को इसको इनकम मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इसका सर्विस नहीं दिया। 1 मार्च को तो ये मेरे लिए एडवांस होगा। क्या होगा? ये एडवांस होगा, ठीक है। इनकम मैं इसको 31 मार्च को मान पाऊंगा। तो ये भी नहीं कि पहले पैसा मिल गया तो पहले ही मान लेंगे, ऐसा भी नहीं है। जब हम अर्न करने का अर्न हमने कर लिया, ठीक है, यानी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी गुड्स या सर्विस देना था उसको हमने दे दिया, रेंडर कर दिया, ठीक है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि when sale is complete or service is rendered, it is immaterial whether cash is received or not. पैसा मिला या नहीं मिला ये irrelevant है। Similarly, expenses are recognized as expense in the accounting period in which the revenue related to it is recognized, whether paid in cash or not. ठीक है। एक्सपेंस भी कम मानते हैं, बोल रहे कि एक्सपेंस similarly expense are recognized as expense in the accounting year in which the revenue related to it. जैसे देखिए मैंने कोई भी काम किया उससे कोई भी मैंने इनकम, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, इनकम कमाया मैंने, तो इस इनकम को कमाने के लिए मैंने बहुत सारा एक्सपेंस किया होगा। तो जब भी मैं इस इनकम को कंसीडर करूंगा उसी टाइम मैं इस इनकम से रिलेटेड हर एक्सपेंस को भी उसी टाइम कंसीडर कर लूंगा, ठीक है, यानी मैच करवा दूंगा इसको, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो अदर्स वाला है, ठीक है। बहुत ही इजी है। पहला है हमारा अकाउंटिंग एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट। ये क्या बोलता है, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं ऐसे ही बस बता रहा हूँ, आप रीडिंग डाल दीजिएगा, इजीली आपको समझ में आता है। ये बोलता है मेरा कि जो मेरा बिजनेस का मालिक है और जो बिजनेस फर्म है ये दोनों अलग अलग है, दे आर सेपरेट, ठीक है। मैंने वैसे पहले भी आप लोगों को बताया हुआ। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसिडर्ड सेपरेट। क्या बोल रहे हैं? बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। दो दो लाइन तीन तीन लाइन आप याद कर लीजिएगा। दूसरा है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि अकाउंट्स में केवल हम वही आइटम्स लेते हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, यानी क्वालिटेटिव इन नेचर rather देन क्वांटिटेटिव, ठीक है। अगला हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देखिए वो जो हमारा फंडामेंटल वाला तीनों है उसको तो बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा, बाकी इसमें आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही पढ़ के जाइएगा क्योंकि इनमें कोई भी आ सकता है, इसको स्पेसिफिकली नहीं बोल सकता हूँ यही याद करिए यही याद करिए, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है? देखिए हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है। अब गोइंग कंसर्न है तो पता ही नहीं है वो कब बिजनेस खत्म होगा, तो उस बिजनेस को इवेल्युएट करने के लिए मुझे उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। और प्रॉफिट लॉस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कब करेंगे? उसी के लिए हमने क्या किया, उसके पूरे लाइफ को, द फुल लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट पीरियड एंड ईच पीरियड इज नोन एज इट्स अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली ये अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है। क्लियर हो गया? चलिए सिंपल यहाँ पे मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग period principle, the life of an enterprise is broken into smaller period so that its performance is measured at regular interval, ताकि कि उस बिजनेस का परफॉर्मेंस हम रेगुलर इंटरवल पे मेजर कर सकें। अगला क्या है हमारा? थर्ड, एक सेकेंड, अच्छा बीच में ये थोड़ा सा गैप है तो मैं अपने बुक से ही देख ले रहा हूँ,
ठीक है, बाकी आप अपने बुक से देखिएगा। फोर्थ है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो भी आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दिखता है जो कि आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, ताकि कि फुल डिस्क्लोजर हो सके, तो वो आप डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है। फिफ्थ है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोल रहा है कि जो भी आपको, अच्छा फुल डिस्क्लोजर में पढ़ देता हूँ। वैसे देखिए, फुल डिस्क्लोजर को मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि फुल डिस्क्लोजर यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगे कि फुल डिस्क्लोजर करने के लिए रेलिवेंट है, उसको आप डालेंगे। ठीक है। फिर मटेरियलिटी है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो, मटेरियल हो, उसी को आप बुक्स में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कवर करेंगे। फिर हमारा प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे उधर मैंने 3 डाला, पहला इसमें ये डाल रहा हूँ प्रूडेंस, या मैं लिख दे रहा हूँ प्रूडेंस, या इसका दूसरा नाम क्या है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म में, ये बोलता है कि देखिए, अगर आपको आगे आने वाला कोई लॉस दिख रहा है, ध्यान से सुनेगा, अगर आगे आने वाला कोई लॉस दिख रहा है तो उसको अभी से ही आप कंसीडर कर लो बुक में। ठीक है, लेकिन अगर आगे आने वाला प्रॉफिट दिख रहा है, उसको कंसीडर मत करो, यानी प्रूडेंट रहो। क्या रहो, प्रूडेंट रहो। इसको मैं रीडिंग डालता हूँ। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज मेनी अ टाइम्स डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फ्रेज डू नॉट एंटीसिपेट। आप भी एग्जाम में यही लिखेंगे, जैसे ही आए आपको एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या कंसेप्ट, तो आप क्या बोलेंगे, इट टॉक्स अबाउट डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कभी भी अनुमान प्रॉफिट का मत लगाइए या प्रॉफिट को कंसीडर मत करिए, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले ईयर्स में, आगे आने वाले समय में आपको लॉस हो सकता है, तो उसको जरूर कंसीडर करिएगा। ठीक है, it takes into consideration all prospective losses but not prospective profit। वो आगे आने वाले प्रोस्पेक्टिव लॉसेस को कंसीडर करता है, लेकिन प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करता। अगला हमारा कंसेप्ट है सेवेंथ, कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये क्या बोलता है कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है, जो रिकॉर्ड होगा, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहने का मतलब कि जिन प्राइस पे उसको हमने परचेज या ट्रांजैक्शन किया है या सेल किया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बिजनेस में अपना बिल्डिंग खरीदा 10 लाख का। ठीक है, अब बिल्डिंग खरीदते ही मान लीजिए वो 20 लाख का हो गया, तो फिर भी मेरे बुक्स में वो 10 लाख पे ही आएगा। ठीक है, इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा 8th पॉइंट, मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जब हम कोई इनकम कमाएंगे, क्या कमाएंगे, जब कोई हमारा इनकम होगा, उस इनकम को कमाने के लिए जो भी हमने एक्सपेंस इनकर किया हुआ है, उस एक्सपेंस को भी हम उसी में कवर कर लेंगे, ताकि कि वो मैच हो जाए। ठीक है, अगला हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, यानी फॉर एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट। यही रीजन है कि हमारा जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, इस यही रीजन है कि बैलेंस शीट लास्ट में जाकर मैच हो जाता है। 10th हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन देयर ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। यानी पैसा हम जब कमा लिए, जब हमारा रियलाइज इनकम, पैसा मिलने का अधिकार मुझे मिल गया, रेदर देन कि हमें पैसा मिला, रिसीव्ड और नॉट इज इरेलेवेंट। ठीक है, अब आगे वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये क्या बोलता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल वही इंफॉर्मेशन डालोगे जो कि आपका इविडेंट हो, सपोर्टेड हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आंख मूंद के डाल देंगे, जिसके लिए आपके पास एविडेंस है वही आप बस डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके देखिए, आपको जो क्वेश्चन आएगा मेनली यहीं तक आएगा। ठीक है, आ सकता है नीचे वाले भी, लेकिन मेनली वहीं तक आना है। ठीक है, बाकी इसको भी आप प्लीज मत छोड़िएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्या, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में ICAI बोलते हैं। ठीक है, और जो एएस होता है, जैसे वो बताओ मैंडेटरी होता है, रिकमेंडेटरी होता है, यानी ऑप्शन होता है या कंपल्सन होता है, तो कंपल्सन होता है। ठीक है, अच्छा, जो भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI इशू करता है, वो फर्म्स पे, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, उस पर कंपल्सन है। लेकिन कंपनी को कब फॉलो करना पड़ता है, जब उसको
गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा रीडिंग डालता हूँ। द राइज इन डाइवर्सिटी, कम्प्लेक्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस मेड द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन important and essential, but the diverse accounting policies being followed and the accounting treatment, transactions and events made the accounting information less meaningful and also incomparable. क्या बोला सीधे सीधे, बिजनेस में बहुत सारे डाइवर्सिटीज, कम्प्लेक्सिटीज और ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, ठीक है। इसके थ्रू बहुत लोग अब चाहते हैं, इंटरेस्टेड है किस चीज में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जब तक से हम स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, यानी सब लोग अगर अपना अपना डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करेगा, तो फिर वो मीनिंगलेस है, ठीक है, क्योंकि कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, देखिए इंफॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए वो कब मिलेगा, जब स्टैंडर्डाइजेशन होगा, सभी लोग सेम फॉलो करेंगे। And it was thus felt that certain minimum standards should be universally applicable. इसीलिए क्या हुआ कि कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड बनना चाहिए, ठीक है, सो दैट द अकाउंटिंग स्टेटमेंट हैव टू बी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबिलिटी, ताकि कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, क्या कि रिलायबल हो, रेलिवेंट हो, अंडरस्टैंडेबल हो और कंपेरेबल हो सके, ठीक है। देयरफॉर एन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी IASC, now named as International Financial Reporting Board, was set up in the year 1973. The objective of the committee was to formulate and publish in public interest accounting standard to be observed in the presentation of financial statement and also their worldwide acceptance, ठीक है। इसी को मद्देनजर क्या किया गया, एक कमिटी बनाया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। उसका बाद में नाम क्या हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड वो सेटअप इन ईयर इतना। इसका क्या काम था कि पूरे दुनिया में फॉर्मुलेट करो और पब्लिश करो पब्लिक इंटरेस्ट में, क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी ऑब्जर्व इन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू वर्ल्ड वाइड एंड ऑल्सो देयर वर्ल्ड वाइड, ताकि कि वर्ल्ड वाइड लोग उसको एक्सेप्ट करें, टू वर्क फॉर इम्प्रूवमेंट एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ताकि कि इंप्रूव करते रहो। देखो एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया, उसके बाद सो नहीं जाना उसको, फिर अगर बिजनेस में, जैसे देखिए बिजनेस में तो अब डे बाई डे बहुत सारा इन्वेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी अगर रिक्वायर्ड है तो उस हिसाब से आप चेंज करते रहिए उसको, ठीक है। अच्छा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICI एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICWAI, ठीक है, आर मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी। ये जो भी हमारा कमिटी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोर्ड, उसका ICI ICWAI क्या है, मेंबर है, ठीक है। ICAI had set up accounting standard board in April 1977 to identify area of accounting where alternatives and diverse practices were followed. फिर ICAI ने क्या बनाया, ICAI ने एक अपना बोर्ड बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कब, अप्रैल 1977 में, और उसको एक काम दिया गया कि जहां भी डाइवर्स प्रैक्टिसेस फॉलो हो सकते हैं, यानी जहां भी ऑप्शंस है कि लोग ये फॉलो करे वो फॉलो करे, वहां पे वो पहले आइडेंटिफाई करो। ASP with a purpose to bring uniformity in practice was to develop draft accounting standard, और इसीलिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उसने पहले क्या किया, डेवलप किया, क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट, कीपिंग इन व्यू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल प्रोविजंस ऑफ the country and after discussion with various stakeholders, ठीक है। ASB submits the draft accounting standard to the council। अब यही ASB ने, देखिए ज्यादा टेक्निकलिटीज में मत जाइए, बस ऊपर ऊपर से मत जाइए, ठीक है। ICAI ने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था ASB। ASB ने काउंसिल को, ये काउंसिल किसका है, ICAI का काउंसिल जो है, काउंसिल ऑफ ICAI, उसको सबमिट कर दिया कि ये मुझे लग रहा है, ठीक है, which issues for the comments of the government, industry and profession। उसके बाद ICAI का जो भी काउंसिल है, काउंसिल ऑफ ICAI, उसने पब्लिक डोमेन में रखा कि लोगों को बताया कि हम ये करने वाले हैं, अगर आपको कुछ सुझाव देना तो आप दीजिए। कमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल ETC। द काउंसिल ऑफ ICAI गिव्स ड्यू कंसिडरेशन टू द कमेंट्स। अगर कमेंट्स रिसीव हुआ तो उसको कंसिडरेशन देते हुए उसी हिसाब से अमेंड अगर जरूरत है उस ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट यानी जैसे कोई भी लॉ बनता है उससे पहले बिल होता है, तो वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने से पहले उससे रिलेटेड जो भी हमारा बिलिंग है यानी ड्राफ्ट है, अगर चेंज करना था कमेंट से तो चेंज कर देंगे इफ नेसेसरी बिफोर नोटिफाइंग इट। अच्छा, चेंज कर दिया
या चेंज अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो वैसे ही नोटिफाई कर देते कि हम आज से ये लागू कर रहे हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ कंपनीज, जैसे ही मैंने बताया कि कंपनी के केस में क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिकमेंडेड टू NFRA, नफरा, ठीक है। क्या करते हैं इसमें बता रहा हूँ, देखिए एक बार हो गया ये कि एक सेकंड, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पूरा डिसाइड कर लिया कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने वाले हैं, तो एक तो अकाउंटिंग स्टैंड ICAI जैसे उसको नोटिफाई करेगी, वो किस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, जो नॉन कॉर्पोरेट यानी प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म पे, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी पे भी अगर एप्लीकेबल कराना है तो वो क्या करेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड कर देगी, किसको, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA, एन अथॉरिटी अंडर द कंपनीज एक्ट 2030 which notifies the standards to be applicable to companies, जो बाद में क्या करेगी, यही नफरा, नफरा किस चीज के लिए, किस लॉ के अकॉर्डिंग बना है, कंपनीज अकाउंटिंग, सॉरी कंपनीज एक्ट 2030, which notifies, जो नोटिफाई कर देता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा कंपनीज पे भी, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट इन द केस ऑफ कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई अंडर द कंपनीज एक्ट इतना आर फॉलो, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी एक्ट इतना के अकॉर्डिंग नोटिफाई होगा वही कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम, वैसे ज्यादा टाइम तो नहीं कवर हुआ हमारा, मेरे हिसाब से 25-30 मिनट ही अभी हुआ होगा, ठीक है। बाकी सही चल रहे हम लोग 40-50 मिनट में, 4 नंबर तो कम से कम आप एक्सपेक्ट करिएगा इससे, ठीक है। अब ज्यादा ही डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस मीनिंग देख लेता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। Accounting standards are set of guidelines that are generally accepted accounting principles that are followed for preparation and presentation of financial statement. क्या है ये? Accounting standards definition याद कर लीजिएगा, are the set of guidelines that are generally accepted accounting principles that are followed for preparation and presentation of financial statement. They are accounting rules and procedures relating to measurement, recognition, treatment, presentation, and disclosure of accounting transaction in the financial statement issued by Council of ICAI, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला तो मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो सब लोग अलग अलग प्रिंसिपल यूज करते हैं या प्रैक्टिसेस यूज करते हैं वो खत्म करना। प्रोमोट करना क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो हमारे यूजर्स होंगे उनको अंडरस्टैंडेबल बनाना, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बनवाना ताकि कि उनको समझ में आ सके। अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड। फोर्थ, फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो उसको कंपेरेबल बनाना। इनहेंसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको उसमें ऐसा कुछ फीचर डालना जिससे कि लगे कि वो रिलायबल है, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है, एक तो हमने मीनिंग पढ़ा, फिर मेरिट पढ़ा, अब लिमिटेशंस देख लेते हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बस मैं उतना ही बात आपसे कर रहा हूँ। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैन मेड है, ठीक है, हेंस इट डजंट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज, और मनुष्य का बनाया हुआ कोई भी चीज 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा है हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ ऑफ द कंट्री, हेंस दे चेंज ऑफन टू मीट चेंजेस, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, यानी ये टाइम टू टाइम ये चेंज भी होता रहता है, ठीक है। इसको लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, और कभी कभी ये फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में हमारा क्या हो सकता है, एडवांटेज भी हो सकता है। अब देखिए, अब है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। Globalization integrates the national economies into the international economy through trade, foreign direct investment, capital flow, etc. In this age of globalization and technology, enterprises are carrying on business worldwide, ठीक है। business of globalization के through worldwide हो पा रहा है। We also understand that the accounting is the language of business, ठीक है। बिजनेस का लैंग्वेज क्या होता है, अकाउंटिंग, ठीक है। दस बिजनेस इंटरप्राइजेस अराउंड द वर्ल्ड शुड नॉट बी स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस व्हाइल शेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब पूरे वर्ल्ड में जो भी हमारा रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहा है उसको स्टैंडर्डाइज्ड करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। किसके थ्रू, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS के थ्रू, ठीक है। 10 बिजनेस इंटरप्राइजेस अराउंड द वर्ल्ड should not be, इसीलिए क्या, business enterprises around the world should not be speaking different languages while sharing financial information. Therefore, there is a
नीड ऑफ सिंगल सेट, इसीलिए सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए। ग्लोबल लेवल पे बात हो रहा है, अब इंडिया के लेवल पे नहीं बात हो रहा है, इंडिया के ही बिजनेसमैन नहीं, पूरे दुनिया में जो भी बिजनेस वाले हैं वो लोग एक तरह का अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करें ताकि की कंपैरिजन पॉसिबल हो सके, क्योंकि आज का जो इकोनॉमी है, मार्केट है, वो ग्लोबलाइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ के हम किसी दूसरे देश की कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, वहां के लोग यहाँ पे कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। तो ये अब मैं यहाँ पे बैठ के अमेरिका के किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो उससे पहले मैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा, अब वो कहीं और तरीके से ही बना है तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज को दूर करने के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन बनाने का कोशिश किया गया है, दैट कैन यूनिफाई दी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस worldwide. ठीक है, it is difficult to understand and compare worldwide financial information without a common set of accounting and financial reporting standard. जब तक से एक common set of accounting और financial reporting standard नहीं होगा, हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे. The use of a single set of high quality accounting standard would facilitate investment and other economic decision across borders, increase market efficiency and reduce the cost of capital. ठीक है, ये बाकी आपके काम का नहीं है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ, एक सेकंड रुक जाएगा, जिसे देखिए तो इसके लिए क्या हुआ, देखिए सबसे पहले तो द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी आईएसी एस्टैब्लिश जो हुआ था 1973 वाज रिप्लेस्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईएएसबी. देखिए सबका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा. ठीक है, अच्छा कब कन्वर्ट हो गया, 2001, विच नाउ इशूज, जो क्या इशू करता है, आईएफआरएस. तो अब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताने का कोशिश कर रहा हूँ. सबसे पहले था हमारा आईएएससी, जो कब बना था, 1973 में. ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, कन्वर्टेड टू, किस में कन्वर्ट हो गया, आईएएसबी. अब यही आईएसबी क्या इशू करता है, इशू करता है आईएफआरएस. ये जो आईएफआरएस है ये क्या है, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, ग्लोबलाइज्ड. ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक पैरामीटर है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है सीधे. ठीक है, क्लियर हो गया. जैसे अभी तक हमने इंडिया में क्या देखा था, सबसे ऊपर है आईसीएआई. ठीक है, आईसीएआई ने क्या बना दिया, आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया. ठीक है, ये कंसीडर करता है और अपना सुझाव देता है किसको, इसको आईसीआई के काउंसिल्स को. ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये रिकमेंडेशंस के लिए भेज देते हैं, अच्छा एक सेकंड, ये सजेशंस के लिए भेज देते हैं, किसके लिए, लोगों को, जनरल प्लेटफॉर्म, आपको भी अगर कुछ उसके लिए सजेशन देना है तो दे सकते हैं. ठीक है, सजेशंस. ठीक है, पब्लिक डोमेन में ये बता देंगे कि हम ये कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे सजेशन को ये करके उसके बाद वो लोग क्या कर देते हैं, नोटिफाई कर देते हैं और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू हो जाता है. अच्छा, अगर कंपनीज पे लागू कराना है तो ये यहीं से क्या करेंगे, इसको एनएफआरए, नफरा को रिकमेंड कर देंगे और फिर नफरा क्या कर देंगे, उसको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से उसको नोटिफाई करवा देंगे. फिर यहाँ से कंपनीज पे लग जाएगा और यहाँ से फर्म पे लग जाएगा. ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बात कर रहे हैं, यहाँ पे किस चीज का बात कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ये पहले का है. ठीक है, इंडिया में भी अब क्या फॉलो होता है, इंड एएस. क्या फॉलो होता है इंडिया में, अब इंडिया में अब फॉलो होता है हमारा इंड एएस. क्या बोलते हैं इसको, आईएनडी, इंडियन एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अच्छा, जो ये इंड एएस है, ध्यान से थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने, आपके लेवल का नहीं है, बहुत ही ऊपर के लेवल का है, कोशिश मैं कर रहा हूँ. जो ये आईएफआरएस है, जो ये मेरा आईएफआरएस है, उसी के जैसा इंडिया ने पूरी तरह इसको 100%, जैसे देखिए जो आईएफआरएस था उसका मकसद क्या था कि ग्लोबली यानी पूरे दुनिया में एक स्टैंडर्डाइजेशन लाया जा. ठीक है, तो इंडिया के पास ऑप्शन था कि ये आईएफआरएस जो भी है 100% वो अपने पास ला दे. ठीक है, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया. इंडिया ने क्या किया, रादर इंडिया ने इसी को अपना इंस्पिरेशन मानते हुए, यानी इसी के थ्रू, इसी के
बेस पे अपना क्या बना दिया इंडिया ने, इंड एस बना दी। यानी बहुत सारा तो यही पॉइंट है, बाकी इंडियन सिस्टम के हिसाब से, इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशंस के हिसाब से उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंड एस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपके काम का है। तो यहाँ पे और मैं पढ़ देता हूँ क्या बोल रहा है। आईएएसबी इनिशियली अडॉप्टेड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय आईएएससी। यानी स्टार्टिंग में तो क्या किया, आईएसबी जो ये बना था, वो स्टार्टिंग में जो आईएएससी था, इसी वाला आईएससी का ही स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, IFRS upon their issuance. The objective behind setting up IASC and later IASB was to develop accounting standard that would be acceptable worldwide, to produce and present financial information based on similar accounting standards. Thus, it is the process to improve financial reporting internationally. यानी internationally जो हमारा financial reporting है वो अच्छा हो, सभी मतलब कोई भी बाउंड्री नहीं हो। ठीक है, यानी हर जगह सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो। ठीक है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएससी, ऑब्जेक्टिव क्या बोल सकते हैं, सीधे सीधे टू डेवलप पब्लिक इंटरेस्ट में ग्लोबली ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना। ठीक है, याद मत करिएगा, बस मैं आपको ऐसे ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, इसका नहीं आएगा, आएगा भी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आएगा। अब बात करते हैं आईएफआरएस क्या है। अभी हमने बात किया कि जो आईएएसबी है, जो भी स्टैंडर्ड बनाती है, उसका क्या नाम है, आईएफआरएस। सबका शॉर्ट फॉर्म आप मतलब फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, आईएफआरएस, आईएएसबी, आईएएससी। ठीक है, आईएएससी सबका। तो आईएफआरएस हमारा क्या हुआ, आईएफआरएस आर सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय IFRS are set of accounting standards developed by the International Accounting Standard Board. The International Accounting Standard Setting Board, IASB क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड है, बॉडी है। ठीक है, द स्टैंडर्ड इशू बाय IASB आर बेस्ड ऑन साउंड एंड क्लियर स्टेटेड प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा, अब क्या क्या एजम्पशंस फॉलो करता है ये आईएफआरएस बनाने में, क्या क्या एजम्पशंस। पहला तो एक्रूअल एजम्पशन, ये तो हम भी फॉलो करते हैं ऑलरेडी ही। गोइंग कंसर्न, मेजरिंग यूनिट एजम्पशन, यानी देखिए ये मेन डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे। आज के डेट में अगर जो अभी मैं बोलता हूँ कि मैंने अगर एक एसेट परचेज किया, मान के चलिए 10 लाख पे, या सीधे सीधे कोई भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसको यहाँ पे जो हमारा फोकस होता है फेयर वैल्यू पे होता है, परचेज प्राइस पे नहीं होता। अगर मार्केट में हमेशा चेंज आ रहा है तो उस चेंज के हिसाब से आप अपने प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में एडजस्ट करिए। ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, कि यहाँ पे हम फेयर वैल्यू पे फोकस करते हैं। कांस्टेंट परचेजिंग पावर assumption, यानी कांस्टेंट परचेजिंग पावर मींस वैल्यू ऑफ कैपिटल इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये भी अलग है। ठीक है, बाकी आपको ये भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी, यहाँ पे बहुत कुछ बनता है, आपके काम का नहीं है, बस मैं ऊपर ऊपर बताते रहा। जैसे अभी अगर अभी तक आपको बोला जाए तो हमारे यहाँ क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये बनता है। लेकिन आईएफआरएस के थ्रू और अल्टीमेटली इंड एस के थ्रू भी क्या क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये तो ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी था, ये नहीं था, इसमें हाफ पार्ट ही था, इसी में पी एंड एल भी है। इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाला अलग आ गया है इसमें। ठीक है, अच्छा, ये पहले नहीं था, फोर्थ वाला तो ऑलरेडी था और ये भी ऑलरेडी था। ठीक है, इससे आपको मतलब नहीं है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ठीक है, बाकी ये भी आपके काम का नहीं है। अब आगे हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इंड इंड एस आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं अपनी बुक से देख ले रहा हूँ इसमें। ठीक है,
जो जरूरी है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, बुक से, अपने बुक से आप देख लीजिए। Ind AS, Indian Accounting Standard. Globalization integrates the national economy into the international economy through trade, foreign direct investment, capital flow, etc. In this age of globalization and technology, enterprises are carrying on business worldwide. We also understand that accounting is the language of business. Thus, business enterprises around the world should not be speaking different languages while sharing financial information. देखिए, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम बाउंड्री इजीली पार कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारा लैंग्वेज सेम ही रहा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। एक स्टैंडर्डाइज्ड, यानी सबका अपना अपना लैंग्वेज रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन लाना जरूरी है। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात किया जाए तो इंग्लिश जो है हमारा, इंग्लिश क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का काम करता है। वैसे अकाउंटिंग के अंदर भी स्टैंडर्डाइजेशन लाना जरूरी समझा गया, ठीक है। Therefore, there is a need of single set of accounting standard that can unify the accounting practices worldwide. ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसी के हिसाब से आईएएसबी ने क्या बनाया, आईएफआरएस बनाया था, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम, ये सेकंड पैराग्राफ से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एट द सेम टाइम, इसी टाइम क्या हुआ, business environment and law in every country are different. Therefore, it is not possible to have a single set of accounting standard that will apply in all countries. International Accounting Standard Board (IFSC) has issued such a standard termed as ये already हमने पढ़ लिया, क्या उसको बोला था, International Financial Reporting Standard India. इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग आईएफआरएस, यानी इंडिया ने अडॉप्ट किया 100, देखिए उसी का कॉपी पेस्ट तो थोड़ा बहुत है लेकिन 100% अडॉप्टेशन नहीं, डिसाइडेड टू प्रिपेयर इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट टू आईएफआरएस। इंडिया ने 100% उसको अडॉप्ट नहीं किया, बाकी उससे मोटिवेटेड है, ठीक है। और thus Ind AS can be said to be converged standard of IFRS. converged है यानी उसी में मिलाया हुआ है, ठीक है। यानी आईएफआरएस में जो भी है वो तो थोड़ा बहुत उससे ही लिया गया और थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया गया। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोन एज इंड एस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, आ सकता है, ठीक है। इंड एस आर नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट, इतना, एंड आर एप्लीकेबल टू कंपनी, ये आप छोड़िए, अभी धीरे धीरे ये चेंज होता है। बाकी समझ लीजिए कि जो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, वो जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ है वो, और इनसे रिलेटेड इनकी जो भी होल्डिंग सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी है, उन पे भी लागू होगा। बाकी आपसे ये इतना डिटेल में नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इंड एस और नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में था, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। इंड एस आर प्रिंसिपल बेस्ड व्हाइल अकाउंटिंग्स आर रूल बेस्ड, यानी जो हमारा इंड एस है वो प्रिंसिपल बेस्ड है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अभी चलता है वो जो फर्म्स के लिए फॉलो होता है वो रूल बेस्ड है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनी ऑन व्हिच इंड एस इज नॉट एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। इट मींस अ बैलेंस शीट आइटम शुड बी depicted under the prescribed head. In contrast to this, Ind AS do not prescribe any form for the balance sheet. देखिए, जो हमारा वो है प्रिंसिपल बेस्ड है, प्रिंसिपल पे फोकस करता है, और जो एएस है वो रूल पे करता है, रूल में जो लिख दिया वही आपको फॉलो करना है। अच्छा, एक जो बड़ा डिफरेंस है वो क्या है, इंड एस में हम जैसे कि आईएफआरएस में, जैसा कि आईएफआरएस में भी हम करते थे क्या, फेयर वैल्यू, वैसे इंड एस में फेयर वैल्यू है। लेकिन अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम जो हमारा एक कंसेप्ट भी है हिस्टोरिकल या कॉस्ट कंसेप्ट, वो फॉलो करते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ इंड एस, यहां से भी आप डेफिनेशन देख सकते हैं इंड एस का। इंड एस आर सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट, इतना, दैट आर कन्वर्ज्ड विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की ही आसपास है। अच्छा, अगला अंडरलाइंग एजम्पशंस, इसमें एजम्पशंस क्या, वही जो आईएफआरएस में है, पहला गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, बाकी नहीं दिया। अच्छा, इसमें भी स्टेटमेंट क्या बनाते हैं जो हमारा आईएफआरएस में बनता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, याद कर लीजिएगा हेडिंग बस। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, इसी में हमारा प्रॉफिट लॉस भी हो जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट। वैल्यूएशन प्रिंसिपल छोड़ दीजिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस उतना नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो बाकी ये वाला चैप्टर हमारा हो गया, बैक साइड का क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है।
बहुत ही डिटेल में करा दिया मैंने। इससे आप इजीली 4 से 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसको, इस चैप्टर को बढ़िया से आप करिएगा, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो भी मेरे से पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं फिर, बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।